हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के लिए एमटीएस एग्ज़ाम के लिए 3 जून के मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल लाए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में और खेल से संबंधित प्रश्न हैं। इसके अलावा कुछ और भी प्रश्न आपको मिलेंगे दोस्तों, और सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला सवाल है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कितने टीमें खेलती है? तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें तो 2 टीमों के बीच जो है ये खेल होता है। अगर आपसे पूछता है सवाल कि कौन कौन सी टीमें खेलती हैं, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह एक टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों खेल से संबंधित जो प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं। पहला है, महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन रहा दोस्तों? तो आपका करेक्ट हो जाएगा नीदरलैंड। और उप विजेता अगर आपसे पूछे तो दोस्तों करेक्ट हो जाएगा अर्जेंटीना। नेक्स्ट है आपका पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023। तो ये दोस्तों अभी राउरकेला और भुवनेश्वर में जो है आयोजित हुआ था आपका जनवरी-फरवरी में। बात करें इसके विजेता की, तो विजेता इसका जर्मनी रहा और उप विजेता कौन दोस्तों? तो बेल्जियम रहा। ओके, बढ़ते हैं अब हम लोग थॉमस कप से। तो थॉमस कप सबसे पहले संबंधित किससे है? तो ये आपका है बैडमिंटन से। ओके, अगर इसमें विजेता की बात करें तो भारत जो है इसका विजेता रहा, और उप विजेता अगर आपसे सवाल पूछे तो आपका आंसर होगा इंडोनेशिया। ओके, नेक्स्ट है आपका उबेर कप 2022। तो उबेर कप 2022 की बात करें तो विजेता कौन था दोस्तों? तो साउथ कोरिया इसका विजेता रहा, और उप विजेता आपसे पूछे तो चीन जो है इसका उप विजेता रहा था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों। 44th शतरंज ओलंपियाड 2022 ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ये चेन्नई में आपका आयोजित हुआ था। इसका विजेता की बात करें तो विजेता उज़्बेकिस्तान रहा, और शुभंकर इसका आपका थम्बी था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। स्विस ओपन 2022 और सैयद मोदी टूर्नामेंट, ये दोनों टूर्नामेंट जो है किसने जीता है 2022 का? तो पीवी सिंधु ने जीता है। किसमें? तो बैडमिंटन में। ओके, नेक्स्ट है ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन 2023, जिसको हम लोग योनेक्स कहते हैं। इसके विनर की बात करें तो विनर जो है पुरुष में कुनलावुत विदित दर्शन थे। ओके, जो कि थाईलैंड के थे। और अगर आपसे महिलाओं में पूछे तो महिलाओं में एक सी यंग नाम की थी, जो कि कहाँ की थी? तो साउथ कोरिया की थी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। तो इसकी बात करें तो भुवनेश्वर, नवी मुंबई और गोवा में ये आपका आयोजित हुआ था। बात करें इसके शुभंकर की, तो शुभंकर इसका ईवा था। विजेता आपसे पूछे तो दोस्तों स्पेन, और उप विजेता आपसे पूछे तो कोलंबिया था। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। संतोष ट्रॉफी 2022 का संबंध किससे है? तो ये आपका फुटबॉल का एक कप है। ओके, विजेता इसका केरल रहा, और उप विजेता आपसे पूछे तो पश्चिम बंगाल। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे सवाल आपके एमटीएस में पूछे भी हैं, और अभी भी जो 13 से 20 तारीख तक जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी ज़रूर पूछे जाएंगे। तो बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो ये इसका कौन सा संस्करण था? तो 22वां संस्करण था। आयोजित कहाँ हुआ? तो बर्मिंघम में। ओके, अगर आपसे इसकी थीम पूछे तो थीम होगा आपका गेम्स फॉर ऑल। ओके, शुभंकर पेरी द बुल। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक अगर भारत की तरफ से पूछे तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। और समापन समारोह की बात करें तो निखत जरीन और शरद कमल। ओके, और शरद कमल ने जो है 3 गोल्ड मेडल जीते हैं इस कॉमनवेल्थ गेम्स में। नेक्स्ट बात करें तो पहले स्थान पे कौन रहा? तो ऑस्ट्रेलिया जो है 178 पदक के साथ पहले स्थान पे रहा था। और अगर आपसे भारत की पूछे तो भारत आपका हो जाएगा 4th स्थान पे रहा था 61 पदक के साथ, जिसमें भारत ने कुल 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 31 जो है कांस्य पदक जीते थे। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक पदक किसने जीते? तो शरद कमल ने 3 गोल्ड जीते, जैसा कि मैंने आपको बताया। पहला पदक आपसे पूछे तो संकेत सागर ने जीता था। कौन सा पदक? तो सिल्वर पदक। पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने जीता। और अगर महिला क्रिकेट जो है इसमें पहली बार भाग ली थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि महिला क्रिकेटर पहली बार भाग कौन से कॉमनवेल्थ गेम्स में ली थी? तो 2022 में, जिसमें कि कौन सा पदक जीता? तो सिल्वर मेडल। तो अब बात आता है कि इसमें जो गोल्ड पदक है वो किसने जीता? तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया आपका इसका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। इससे पहले दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग दोस्तों लाइक नहीं करते हैं दोस्तों वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। आप लोग लाइक करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए अच्छे से अच्छे करने की। ओके, तो दोस्तों प्लीज़ जाके लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, अगर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो किया जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। और हाँ दोस्तों, साथ ही साथ पीडीएफ अगर आपको दोस्तों इसकी लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बात करें चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैराडे ने जो है इसकी खोज की थी। ओके, और कब की गई थी इस खोज, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 29 अगस्त 1831 को की गई थी। नेक्स्ट है विश्वभूषण हरिचंदन किस राज्य के राज्यपाल हैं, तो इनके बात करें तो ये अभी छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल हैं, जो कि 12 फरवरी 2023 से इन्हें बनाया गया है। बात करें तो दोस्तों इसके अलावा जितने भी गवर्नर और आपके सीएम हैं, मुख्यमंत्री, इसके बारे में दोस्तों कल के वीडियो में डिस्कस किया गया था 2 मई के, आप वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपके गवर्नर और सीएम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें ईगल बर्ड वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ईगल बर्ड की बात करें तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो दोस्तों हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन कौन से जो है आपके जो है वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। ओके, पता चलेगा, हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आपके हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे ऊपर से, तो सबसे ऊपर में आपका कौन सा है दोस्तों, आई होप आप लोग को ये दिख रहा होगा। तो बात करें सबसे पहले क्या है, आप 1 मिनट दोस्तों, हाँ 1 मिनट रुकिएगा। हाँ चलिए, तो सबसे पहला है आपका कौन, लद्दाख। लद्दाख में कौन सा है, तो चांगतांग वन्य जीव अभ्यारण्य। ओके, इसके बाद अगर हम लोग बात करें आपका कौन सा, तो उत्तराखंड में कौन सा है दोस्तों, तो अस्कोट कस्तूरी जो है उत्तराखंड में है। ओके, इसके बाद आपसे अगर बिहार का पूछता है तो बिहार में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका है। फिर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों किस पे, तो अरुणाचल प्रदेश पे। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, पखोई वन्य जीव अभ्यारण्य इसमें आपका है। इसके अलावा जो अभी मैंने बताया, और हम लोग बढ़ते हैं आपका दोस्तों मिजोरम में। तो मिजोरम में कौन सा है, डंपा टाइगर रिजर्व। ओके, अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड में कौन सा है दोस्तों, तो पलामू टाइगर रिजर्व है। ओके, इसके अलावा मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य। अगर आपसे गुजरात पूछे तो गुजरात में आपका कच्छ रेगिस्तान वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। महाराष्ट्र में दोस्तों आपका मयूरेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम लोग और बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट और आपका कौन कौन सा है, तो इसमें आपका हो गया कौन सा बचा, तो सॉरी दोस्तों, हाँ आपका अब बचा तेलंगाना। क्या बचा, तेलंगाना। तो तेलंगाना में कौन सा है, तो नागार्जुना सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व आपका यहाँ पे है। बात करें आपका आंध्र प्रदेश में कौन सा है, तो कोल्लेरू पक्षी अभ्यारण्य जो है आंध्र प्रदेश में है। और सबसे इम्पोर्टेंट सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये आपका गोवा के अंदर स्थित है। इसके अलावा एक दोस्तों लास्ट नीचे रह गया, तमिलनाडु में कौन सा है, तो वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य जो है वो आपका तमिलनाडु के अंदर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों आपके अगर कुछ बच गए हैं दोस्तों, कुछ रह गए हैं, तो वो आपको जो है नेक्स्ट जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य 2-3 दिनों में, तो उसमें आपको बाकी जो बच गए हैं वो करा दिए जाएंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कुछ इसके बारे में और देख लेते हैं, जैसे सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य वाला राज्य कौन सा है, तो आपका महाराष्ट्र है, जिसमें कुल कितने हैं, तो 49 है। ओके, बात करें भारत में सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार, जिसमें कुल 94 अभ्यारण्य हैं। ओके, इसके बाद एक सवाल आपसे बनता है कि भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा कच्छ डेजर्ट वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि क्या है, भारत का सबसे बड़ा है। कितने दूरी में है, तो 7506 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। और अगर आपसे भारत का सबसे छोटा जीव अभ्यारण्य पूछता है तो आपका आंसर होगा मयूरेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। ओके, जो कि सिर्फ 5 किलोमीटर पर स्क्वायर 5 वर्ग किलोमीटर ही है।
बात करें देश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, ये आपसे अगर पूछता है, क्योंकि पूछ सकता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मधुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य। ओके, और एक सवाल और बनता है आपका कि सबसे पुराना जल पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है। ये पहला है और सबसे पुराना जल पक्षी अभ्यारण्य, तो आपका हो जाएगा दोस्तों वेदांत थंगल जो है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों बात करें जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें अभी वर्तमान में कितने हैं, तो कुल 34 जो है आपके न्यायाधीश इसमें हैं, जिसमें मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर है। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप सभी को पता है DY चंद्रचूड़ हैं, जो कि कौन से नंबर के हैं, तो ये आपके 50 नंबर के हैं। ओके, अगर पहले आपसे पूछे कि सबसे पहले कौन से थे आपके मुख्य न्यायाधीश, तो आपका आंसर हो जाएगा HJ कानिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। आवृत्ति की इकाई क्या होती है दोस्तों, तो आवृत्ति इट मीन्स फ्रीक्वेंसी की जो इकाई होती है वो होती है आपकी हर्ज, जिसे हम लोग साइकिल्स प्रति सेकेंड भी कहते हैं। ओके, इसके अलावा हम लोग बात करें दोस्तों अलग अलग बहुत सारे यूनिट है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट कुछ ध्यान रखना है। ओके, जैसे है आपका दोस्तों प्रेशर है, इट मीन्स आपका दाब का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों पास्कल इसका होता है यूनिट। फोर्स की बात करें तो फोर्स का आपका हो जाएगा दोस्तों न्यूटन। ओके, एनर्जी ऊर्जा की बात करें तो आपका हो जाएगा दोस्तों जूल। पावर की बात करें तो पावर होगा वाट, वोल्टेज होगा वोल्ट, और चार्ज को हम लोग कूलम में नापते हैं। तो ये सारे आपको महत्वपूर्ण जो हैं याद रखने हैं। इसके अलावा आपको एक ध्यान रखना है डेंसिटी की। तो डेंसिटी की बात करें तो आपका क्या है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आपका जो है वो डेंसिटी का दोस्तों है। तो ये भी आपको एक ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल पे। उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली कब मारी थी। तो जनरल डायर की बात करें तो उधम सिंह ने जो है 13 मार्च 1940 में लंदन में जनरल डायर को हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है चंबल नदी कहाँ से निकलती है। तो चंबल नदी की बात करें तो ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश की जानापाऊ की पहाड़ियों से ये नदी का उद्गम होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अब हम आगे और देखते हैं कि कौन कौन से जगह जो नदियां हैं उनका उद्गम कहाँ है। तो सबसे पहला है आपका गंगा की बात करें तो इसका उद्गम स्थान आप सभी को पता है गंगोत्री से होता है, जो कि उत्तराखंड में है। और ये कहाँ गिरती है जाके, तो आपके बे ऑफ बंगाल में। सतलज की बात करें तो ये आपका लेक राक्षस ताल जो लेक है तिब्बत में, वहाँ से निकलती है और चेनाब नदी में जाकर ये मिल जाती है। इंडस पूछे तो इंडस आपका मानसरोवर से निकलता है और अरेबियन सी में जाके गिरती है। झेलम की बात करें तो वेरीनाग से निकलती है और चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। यमुना आपसे पूछे तो यमुना यमुनोत्री से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में है और यहाँ जाके गंगा में मिल जाती है ये। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे नर्मदा पे। तो नर्मदा आपका कहाँ से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछता है। अमरकंटक से निकलती है मैकाल हिल्स में, और ये कहाँ है तो मध्य प्रदेश के अंदर है। और कहाँ पे गिरती है तो गल्फ ऑफ खंबात में। ताप्ती रिवर की बात करें तो ये आपका सतपुरा रेंज श्रेणी में है, बैतूल महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में, और गल्फ ऑफ खंबात में ये भी आपकी गिरती है। महानदी की बात करें तो आपका करेक्ट होगा नगरी टाउन। ओके, और ये आपकी बे ऑफ बंगाल में मिलती है। ब्रह्मपुत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, चेमायुंगडोंग इसका नाम है, चेमायुंगडोंग जो है तिब्बत में है, वहाँ से ये निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है, जो कि गंगा नदी के साथ मिलकर जो है सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। सतलज नदी की बात करें तो ये माउंट कैलाश से निकलती है तिब्बत में और चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। ब्यास की बात करें तो ब्यास आपका हो जाएगा रोहतांग पास। ओके, आप सभी सुने होंगे बहुत इस जगह का, रोहतांग पास से निकलती है हिमाचल प्रदेश में और सतलज रिवर में जाके ये मिल जाती है। अगर आपसे दोस्तों गोदावरी की पूछे तो गोदावरी कहाँ से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र से। ओके, कृष्णा आपका महाबालेश्वर महाराष्ट्र। ओके, और ये दोनों आपकी वेस्ट बे ऑफ बंगाल में ही गिरती है। कावेरी नदी की बात करें तो ये ब्रह्मगिरी हिल कुर्ग से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। साबरमती नदी की बात करें तो ये आपकी उदयपुर से निकलती है अरावली हिल्स राजस्थान में, और ये अरेबियन सी में जाकर मिलती है। रवि की बात करें तो रवि जो है चंबा नाम का जो जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से ये रावी नदी निकलती है और चेनाब में जाकर मिलती है। अगला दोस्तों हम लोग बात करें क्या है तुंगभद्र नदी।
तो इसकी बात करें तो ये कुडली नाम की एक जगह है, वहाँ से निकलती है। ओके, और कृष्णा नदी में ये जाकर मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों इम्पॉर्टेंट है आपका कौन सा, तो ये आपका लूनी नदी। लूनी नदी की बात करें तो ये आपका पुष्कर अरावली हिल से निकलती है और रन ऑफ कच्छ में जाकर जो है ये गिर जाती है। तो ये सारे दोस्तों जो है आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट नदी और उसके उद्गम स्थल के बारे में आपको बताया गया है। ये ऐसा टॉपिक है आपका 2 पेज, जिससे आपके जो है एक सवाल आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में बनते ही बनते, प्रत्येक एग्ज़ाम का प्रत्येक शिफ्ट में बनने की चांसेस बहुत रहते हैं। तो आपको जो है ये अच्छे से दोबारा रिवाइज कर लेना है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इनमें से कौन सी मस्तिष्क की बीमारी नहीं है? तो दोस्तों मस्तिष्क की बीमारी की बात करें तो एक है आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर रोग, पार्किंसन रोग, मिर्गी और स्ट्रोक। ये सारे जो बीमारी है मस्तिष्क से संबंधित है। इसके अलावा अगर दोस्तों अगर कोई ऑप्शन में आपका नहीं होगा दोस्तों तो वो आपका आंसर हो जाएगा। बात करें अजमेर का किला कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ये आपका राजस्थान के अंदर स्थित है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। रॉ के वर्तमान चीफ कौन है? तो रॉ के वर्तमान चीफ की बात करें तो करेक्ट हो जाएगा सामंत कुमार गोयल। ओके, रॉ का फुल फॉर्म आपसे पूछे तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। हेड क्वार्टर पूछे तो आपका न्यू दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार। ओके, और इसकी हेड एजेंसी कौन है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। और ये दोस्तों रॉ जो है ये आपके किसके अंतर्गत आती हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है, बहुत आसान है दोस्तों। बात करें सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आप लोग बहुत सुनते होंगे सीबीआई की छापा पड़ी है। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है? अभी प्रवीण सिन्हा है वर्तमान में। ओके, और ये किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के अंदर ये जो है आपका सीबीआई आता। तो ये दोस्तों तीनों आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दें जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में एमटीएस का हो या फिर सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल, ये तीनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। ओके, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों। अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो ज़रूर बताएँ। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चौरी चौरा घटना कहाँ पर हुई थी? तो चौरी चौरा घटना की बात करें तो ये आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। और ये कब हुई? तो 4 फरवरी 1922 को हुई थी। जिसमें क्या है कि भारतीय ने ब्रिटिश सरकार की पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जो हैं वो जिंदा मर गए थे। इसके बाद बात करें दोस्तों तो आनंदपुर साहिब कहाँ पर स्थित है? तो आनंदपुर साहिब की बात करें तो आपका करेक्ट होगा ये आपके पंजाब के अंदर स्थित है। ओके, और ये सिखों के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थल जो है वो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो दोस्तों करेक्ट हो जाएगा आपका लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। गुजरात का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है दोस्तों? तो गुजरात का उच्चतम न्यायालय की बात करें तो ये आपके अहमदाबाद में है। जैसे आपका लखनऊ का जो है वो आपका कहाँ है? इलाहाबाद में। ठीक उसी तरह जो है दोस्तों इसका भी कैपिटल के अंदर नहीं है, ये आपके अहमदाबाद के अंदर जो है इसका उच्च न्यायालय है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो पूर्ण पाचन जो है वो आपका छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ओके, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये एक हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ पे आपका बाइल और साथ ही साथ पैनक्रिएटिक जो जूस है वो सारे यहीं पे रिलीज होते हैं और सारा इंपॉर्टेंट जो फूड मटेरियल होता है वो यहीं पे आपके पचते हैं, यानी कि जो आपका पाचन होता है वो वहीं होता है। बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य का है? तो दोस्तों सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो सिक्किम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा आपका राज्य है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों गोवा। आपको ध्यान रखना है गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, बट आपके जनसंख्या के मामले में सिक्किम सबसे कम है। तो दोस्तों ये सारे सवाल जो हैं आपके इम्पोर्टेंट, जो कि आपके करीब 30 से 40 सवाल इसमें आपके करवाए गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंग्लिश के वीडियो में। थैंक यू।